हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो लिवरीन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लिवरीन, जब हम जर्मन इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है। इसका जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था उसमें जो लिवरीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो आखिरकार ये जो लिवरीन क्या चीज़ हुई है। ये जो लिवरीन को, ये जर्मन भाषा का शब्द है। अगर हम इसे इंग्लिश में करना चाहें तो इसका मतलब होता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड है। अब हुआ ये था कि इसमें क्या हुआ था कि जर्मनी, हमें पता है कि यहाँ पर पहले 1871 से पहले काफ़ी भागों में बटा हुआ था। 37 यहाँ पर टोटल कंट्री थे इस क्षेत्र में, जो आगे चल के यूनिफाई हुआ। अब ये 37 कंट्रियों के अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ हुआ करते थे। अब इसमें दिक्कत ये आती थी कि यहाँ पर ट्रेड ज़्यादा नहीं हो पाता था, ट्रेड या इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं थी इनके कारण। क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर बिज़नेस करेगा तो उसे एक, जैसे यहाँ पर से इधर थोड़े दूर भी जाना है तो उसे बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, क्योंकि इनके बीच में कोई व्यापार का नियम नहीं था आपस में। तो इस वजह से यहाँ पर बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल था इस जगह में। तो हुआ ये था कि प्रशिया ने कोशिश ये की थी, जो सबसे महत्वपूर्ण जर्मन स्टेट का भाग था। ये प्रशिया काफ़ी बड़ा देश जर्मनी के अंदर था इस समय। तो उसने कोशिश ये की थी कि उसके लीडरशिप में जो छोटे छोटे जर्मनी की स्टेट है वो एग्रीमेंट कर ले, और एग्रीमेंट के तहत ये आपस में जो ड्यूटीज़ है उनको ये एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे। यही जो लिवरीन का काम था। अब जो लिवरीन जो अस्तित्व में आया वो कब आया था? जो लिवरीन 1834 में अस्तित्व में आया था। और ये पहला ऐसा इतिहास में हमें देखने को मिलता है जिसमें किसी देश, ऐसे देश ने इसे अपनाया था जो टूटा हुआ देश था। क्योंकि हमने पढ़ लिया था जर्मनी अभी टूटा हुआ था, लेकिन टूटे होने के बावजूद इसने ये इकोनॉमिक यूनिटी यहाँ पर इस सिस्टम के द्वारा आ गई थी। ये अभी जर्मनी इस ट्रीटी के साइन होने के बाद इकोनॉमिक तौर में यूनाइट हो गया था। अब इसका अगर हम इसका इतिहास देखें तो इतिहास हमें नेपोलियन के समय भी इसको देखने को मिलता है कि नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों में कब्जा किया था जर्मनी के, वहाँ पर उसने कुछ मायने में सेंट्रलाइज सिस्टम ला दिया था, जिसके तहत जो इकोनॉमिक जो टैरिफ वाला सिस्टम था वहाँ पर भी एक ही टैक्स पड़ता था। लेकिन नेपोलियन के हारने के बाद फिर से वो पुराना सिस्टम आ गया था डिसेंट्रलाइज वाला, जिसके तहत हर स्टेट ने अपने अपने अलग अलग टैक्स नियम निकाले थे। तो इतिहास कुछ ऐसा है। अगर हमें समझना, अगर इतिहास में देखना है इसे, तो सबसे पहले जो इस जो यूनिफिकेशन की शुरुआत हुई थी, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की, वो नेपोलियन के दौर में मानी जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा हम ये देख लेते हैं इसकी टाइमलाइन किस तरीके से हुई थी। 1815 में क्या हुआ था, जर्मन कॉन्फेडरेशन का अस्तित्व में लाया गया था इसे। होली रोमन एम्पायर को ख़त्म हो गया था जब, उसके बाद इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, पूरे क्षेत्र को जर्मन कॉन्फेडरेशन। अब इसमें कोई, जैसे इकोनॉमिक का क्या होंगे नियम, उसके बारे में कोई यहाँ पर चर्चा नहीं हुई थी और इसको फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद प्रशिया सबसे पहले 1818 में इसने इंटरनल कस्टम यूनियन को यूनिफॉर्म कर दिया। यानी आपस में भी प्रशिया जो देश था उसके अंदर भी काफ़ी टैक्सेस पड़ते थे, तो उसने अपने टैक्सेस को पहले यूनिफॉर्म कर दिया, यानी एक ही टैक्स लगाए, सब जगह रहेगा। अपने क्षेत्र में किया उसने सबसे पहले। फिर इसके बाद बैडन, एक छोटा सा देश है जर्मनी का, उसने एक, जो वहाँ की पार्लियामेंट है वहाँ पर इसने ये बात कही थी कि हमें पूरे जर्मनी में एक टैक्स का सिस्टम अपनाना चाहिए। लेकिन ये जो बैडन की बात है ये दूसरे जर्मनी देशों ने नहीं मानी, तो इस वजह से इसका प्रस्ताव गिर गया था। लेकिन इसने कोशिश की थी 1819 में। फिर 1821 में क्या हुआ, प्रशिया के साथ कौन जुड़ गया, डची ऑफ अनहल्ट। ये भी एक जर्मनी का देश है। ये जुड़ गया था प्रशिया के साथ। अब प्रशिया के जैसे ही इसने अपना सिस्टम टैक्स का लगा दिया था। इसके बाद 1826 में एक और छोटा सा जर्मनी का देश है मैकलनबर्ग, ये भी प्रशिया के साथ जुड़ गया था। अब लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो प्रशिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। वो कौन कौन से, उसे अभी हम देखते हैं। एक तो ऑस्ट्रिया आपका ये वाला क्षेत्र है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जर्मन पावर थी, लेकिन ये प्रशिया के साथ इसलिए नहीं जुड़ना चाहता था क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े देश थे और बड़े बड़े देशों में इनमें प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी।
ये दोनों कोशिश ये करते थे कि एक दूसरे को कमज़ोर किया जाए। तो उसी के कारण जो ऑस्ट्रिया है पर्शिया के टैक्स में नहीं जुड़ पाया, और दूसरे स्टेट जो नहीं जुड़े वो साउथर्न जर्मनी के स्टेट नहीं जुड़े, जो कि बड़े बड़े थे काफ़ी मतलब अगर हम बावेरिया देखें, बावेरिया स्टेट काफ़ी बड़ा था, वो भी पर्शिया के साथ नहीं जुड़ा, और वो ऑस्ट्रिया के साथ भी किसी इकोनॉमिक सिस्टम में साथ में नहीं आया। तो ये जो मिडिल स्टेट थे, इन्होंने क्या किया, अपना एक यूनियन बनाया जिसका नाम दिया इन्होंने बावेरिया वेटनबर्ग, जो कि साउथ जर्मन स्टेट है। इन्होंने अपना एक अलग सा इकोनॉमिक यूनियन बनाया। अब टोटल कितने यहाँ पर यूनियन बन चुके थे? एक तो पर्शिया का बना था जिसको नाम दिया गया पर्शिया और हेसे, उसमें शामिल थे PSU। एक साउथर्न स्टेट का जिसमें शामिल थे बावेरिया और वुटनबर्ग, और एक सेंटर के जो जर्मन स्टेट थे उन्होंने अपना एक अलग सा इकोनॉमिक यूनियन बनाया था जिसको नाम दिया उन्होंने सेंट्रल जर्मन कॉमर्शियल यूनियन। तो 3 तरह के इस समय 1828 आते आते 3 भागों में यहाँ पर जर्मनी हम देखते हैं कि उसका इकोनॉमिक तौर में आ गया था। अब यहाँ पर ये हुआ कि 1829 में PSCU और SGCU इन दोनों का यहाँ पर अलायंस हो गया, और 1833 आते आते ये जो सेंट्रल स्टेट है ये काफ़ी देर तक इन्होंने विरोध किया। पर्शिया के नेतृत्व में ये नहीं आना चाह रहे थे। उसकी वजह ये थी कि ये इनको लग रहा था कि पर्शिया इनके ऊपर मनमानी करेगा और अपने हिसाब से टैक्सेशन वाला सिस्टम लगाएगा, तो इन्होंने काफ़ी विरोध किया। लेकिन आखिरकार इनका जो CGCU था ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया, तो इन्होंने मजबूरन इनको PSCU के साथ मिलना पड़ा। तो 1833 में आते आते ये तीनों आपस में मर्ज हो गए, और 1834 का 1 जनवरी में जो वेरिन का अस्तित्व आ गया था। इसके बाद 1836 में एक फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मनी का, वो भी इसमें ज्वाइन हो गया। 1842 में लक्समबर्ग भी इसमें ज्वाइन हो गया, और 1919 में जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार हार गया था उसके बाद इस जो वेरिन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये कुछ जो वेरिन था, और इसका इम्पैक्ट जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि यूनिफिकेशन में इसका बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट माना जाता है। लेकिन वाकई में क्या इसका यूनिफिकेशन में कोई रोल था कि नहीं था? दोनों तरह से हम देख सकते हैं। एक तरह से तो जैसे हमने इससे पहले देखा कि किस तरह से इकोनॉमिक यूनिटी आ गई थी जर्मनी में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हुई, इससे क्या हुआ, ट्रेड सिस्टम काफ़ी बढ़ गया। जो यहाँ के राजा थे छोटे छोटे, उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आने लग गया था, क्योंकि व्यापार बढ़ा तो उस हिसाब से फिर पैसा भी। तो उन्होंने क्या किया, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने अपने को मजबूत बनाने के लिए किया। अब इससे क्या हुआ कि दूसरा प्रभाव ये इसका पड़ा कि पर्शिया जो था, जो सबसे पावरफुल इसका मेंबर था, उसका एक मानसिकता बन गई कि अब जो भी इकोनॉमिक के क्षेत्र में पर्शिया जो भी फैसले लेता था वो ये सोच के लेता था कि पूरा जर्मनी का एक ही सिस्टम होगा टैक्सेशन का। तो उसकी मानसिकता पर्शिया की यूनिफिकेशन वाली हो गई, यूनिफिकेशन की मानसिकता आ गई थी पर्शिया में। यानी कहने का यहाँ पर ये मतलब है, अगर आने वाले दिनों में अगर ये सिस्टम बिखर जाता तो पर्शिया के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि पर्शिया ने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके दूसरे छोटे स्टेटों को अपने साथ मिलाया, और ये तो मानसिकता ये आ गई थी पर्शिया की। यहाँ पर तीसरा ये था कि ऑस्ट्रिया इससे बाहर रहा। ऑस्ट्रिया जो वेरिन में कभी भी नहीं जुड़ा, जो लेवरिन में ऑस्ट्रिया कभी भी नहीं जुड़ा था, क्योंकि पर्शिया ने जानबूझ के उसको बाहर रखने की प्लानिंग कर रखी थी पहले से ही। तो ये कुछ जो लेवरिन था, और इसका दोनों तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि वैसे ज़्यादातर जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि इसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था जर्मन यूनिफिकेशन के लिए, लेकिन कुछ जो माइनॉरिटी वाले इतिहासकार हैं उनका कहना है कि इसका कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। तो दोनों तरह से देखते, लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी से पहले जर्मनी में इसके द्वारा इकोनॉमिक यूनिटी आ गई थी, तो हम कह सकते कि था इसका थोड़ा बहुत योगदान तो था ही। अब ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।